हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेल्थ फंडास वेल्थ क्रिएशन जर्नी चैनल। हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में अबाउट द अपकमिंग जाइंट साइज एलआईसी आईपीओ। बहुत सारे निवेशक हैं जो लास्ट 1-2 साल से वेट कर रहे हैं इस अपकमिंग एलआईसी आईपीओ के बारे में, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो अब तक का हिस्ट्री का, इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है जो कि 21,000 करोड़ रुपए का है। पहले ये आईपीओ 50 से 60,000 करोड़ में आने वाला था। एट पहले का प्राइस बैंड जो था वो 2100 से 2200 रुपए पर शेयर था, जो आज की डेट में 984 से 949 रुपीज पर शेयर है। हम ये जानेंगे कि इसमें कौन सी कैटेगरी में अपने को अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको डाउट है कि वो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें, एम्प्लॉय में करें, शेयर होल्डर में करें, कैसे कि हम मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं। प्लस बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कंसर्न है कि इसके वैल्यूएशन सस्ते हैं, महंगे हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि इसके वैल्यूएशन इंडिया के कंपैरिजन में कितना है जो बाकी लिस्टेड कंपनीज है, प्लस ग्लोबल बेंचमार्क में इसके वैल्यूएशन कैसे हैं, कंपनी का बिजनेस कैसा है, प्लस जो निवेशक है उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो होल्ड भी कर रहे हैं इस आईपीओ को। आइए शुरू करते हैं। तो एलआईसी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट फर्म है इन इंश्योरेंस स्पेस। तो लॉन्च हुई थी 1 सितंबर 1956 को। आज की डेट में इट इज मैनेजिंग नियर अबाउट 40 लाख करोड़ ऑफ एसेट्स। इसका प्राइस बैंड है 902 से 949 रुपीज पर शेयर। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब ऑल्सो टू गेट गुड इन्वेस्टिंग अपडेट्स। तो एलआईसी की प्राइस टाइमलाइंस है। तो 15 शेयर्स का लॉट साइज है एट अ प्राइस ऑफ 982 949 रुपीज पर शेयर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 14,235। हम ये भी जानेंगे कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। आईपीओ का टाइमलाइंस आर 4 मई को स्टार्ट होगा। इट इज क्लोजिंग ऑन 9 मई। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 मई, refund initiated 13th, share credit 16th, and listing will be on 17th. So these are tentative dates. Open close dates are fixed and these rest dates can even change also. So इसमें गवर्नमेंट ने कोटा रिजर्व कर रखा है। HNI, QIB, पॉलिसी होल्डर्स, एम्प्लॉय, इन सब के लिए अलग अलग कोटा है। तो पॉलिसी होल्डर्स के लिए खुशखबरी है क्योंकि उनको 60 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट मिल रहा है। तो उनके लिए 949 माइनस 60 रुपीज पर शेयर पाएगा। रिटेल के लिए 35% का कोटा है, 45 रुपीज का डिस्काउंट है रिटेल एंड एम्प्लॉइज के लिए, एंड 60 रुपीज फॉर शेयर होल्डर्स। तो टोटल गवर्नमेंट इज ऑफलोडिंग 22 करोड़ शेयर्स फॉर 3.5% स्टेक। पहले ये 5% स्टेक ऑफलोड करने के था। एम्प्लॉय इज 15.81 लाख शेयर्स फॉर 1.5 लाख लॉट्स अलॉट होंगे। पॉलिसी होल्डर का रिजर्वेशन है 2.21 करोड़, 14 लाख शेयर्स, 14 लाख लॉट्स मिल सकते हैं इसमें 10% कोटा में। रिटेल इज 6.92 करोड़ जिसमें 46 लाख इन्वेस्टर्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो पहले बोलते थे कि उनको आईपीओ अलॉट नहीं हो रहा है। तो वहां पर कितना साइज होता था, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। तो यहाँ पर कितना है, 46 लाख लॉट्स का कोटा है। बहुत बड़ा आईपीओ है ये। टोटल है 632.5 करोड़ शेयर्स, जो कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए काफी बड़ा नंबर लगे कि टोटल इतने शेयर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट इज होल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसमें 10% शेयर होल्डर्स कोटा है। पॉलिसी होल्डर्स के लिए 60 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट है। उसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्वेरी था, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया है जो भी आपकी नॉर्मल डाउट्स आ सकते हैं। तो इसमें जिसके पास भी पॉलिसी ऑन और बिफोर 13 फेब में उसके पास पॉलिसी है, प्लस उसने पैन 28 फेब तक उसने पैन नंबर अपडेट कर दिया पॉलिसी में, तो हमने ये भी इंटीमेट किया था इन्वेस्टर्स को कि आप 28 फेब से पहले अपना पैन अपडेट कर लें। आगे हम ये लिंक में दे रखा है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी आप आगे में देख सकते हैं। देन टोटल इज 22 करोड़ शेयर्स का आईपीओ साइज है। देन 28 फेब तक आपकी पॉलिसी में पैन अपडेट हो जाना चाहिए और पॉलिसी शुड बी इन फोर्स। आपकी पॉलिसी आरएचपी डेट पे जो अप्रैल एंड है वहां तक आपकी पॉलिसी इन फोर्स होनी चाहिए। देन आपको कितने रुपीज पर शेयर का प्राइस पड़ेगा, तो अगर 60 रुपीज का डिस्काउंट है तो 13,300 रुपीज का मिलेगा वर्सेस 14,200। रिटेल कोटा में आपको प्राइस 904 तो 13,560 का मिलेगा। देन आप आईपीओ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए डीमैट इज मैंडेटरी। डीमैट ओपन करने के लिए आपको एनएसडीएल या सीडीएसएल के थ्रू आप डीमैट ओपन कर सकते हैं। देन फॉर इन्वेस्टर्स कन्वीनियंस हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है जहां पर जाके आप एनजे ईवेल का डीमैट यू कैन डायरेक्टली ओपन एंड उसके बाद आप आके अप्लाई कर सकते हैं। देन एक पर्सन का क्वेरी है कि सर आई एम एम्प्लॉय ऑल्सो, प्लस मेरे पास पॉलिसी भी एलआईसी की है और प्लस मैं रिटेल निवेशक भी हूँ, तो क्या मैं तीनों में अप्लाई कर सकता हूँ? यस, ही कैन अप्लाई इन all the three अलग अलग कैटेगरीज। देन द सेम एम्प्लॉय इज आस्किंग सर क्या मैं बल्क में डिस्काउंट ले सकता हूँ, लूट ऑफर्स?
तो लूट का ही इज आस्किंग कि 45 रुपीज में रिटेल में डिस्काउंट ले लूँ, 45 रुपीज में एम्प्लॉय कोटा में डिस्काउंट ले लूँ और 60 रुपीज में पॉलिसी होल्डर। तो ही वांट्स 150 रुपए का डिस्काउंट। तो वो पॉसिबल नहीं है। आप इसके लिए 3 अलग अलग उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो अलग अलग कोटा में, देन आपको मिल सकता है। लास्ट डेट मैंने बता ही दिया। अगर देन आस्किंग कि सर मेरे पास 10 पॉलिसीज है तो क्या मैं 60 इंटू 10 600 रुपए का डिस्काउंट कैन आई कैन क्लेम? नहीं, वहां पर जो मेंशन है कोटा इज फॉर पॉलिसी होल्डर्स नॉट पॉलिसी। तो पॉलिसी होल्डर तो एक ही होगा बिकॉज का पैन नंबर एक है। देन कैन अ सीनियर सिटीजन कैन अप्लाई? यस। क्या इसमें कोई लॉक इन पीरियड है? लॉक इन पीरियड जनरली रहता है एंकर इन्वेस्टर्स वगैरह के लिए, जो रिटेल निवेशकों के लिए नहीं, इसमें लॉक इन नहीं है। क्या पॉलिसी होल्डर मेरे पास पॉलिसी में किसी और के डीमैट से अप्लाई कर सकता हूँ? आंसर इज नो। उसको सेपरेटली अपना डीमैट अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। देन इसमें एक क्वेश्चन और है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का है कि सर मेरा माइनर के माइनर सन के नाम से अकाउंट है, बैंक भी उसका ही है, तो क्या माइनर भी अप्लाई कर सकता है? आंसर इज यस, बिकॉज माइनर के लिए भी सेपरेट आप डीमैट ओपन कर सकते हैं और माइनर के नाम से तब अप्लाई हो सकता है। फिर तीनों कैटेगरीज को हमने समराइज कर दिया है कि कितना मेरे को पड़ेगा। 949 रुपीज वाला शेयर जो है वो 904 रुपये में पड़ेगा, 15 शेयर का लॉट में 13,500 पड़ेगा, रिटेल एम्प्लॉय में 13,500 और पॉलिसी होल्डर में को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्या सर मेरे को बायबैक मतलब पहले मेरे को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे फिर मेरा रिफंड आएगा? आंसर इज नो। आपको जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो उसी वहीं पर ही आपको दिख जाएगा, आपको अमाउंट ही कम करके देखेगा, आपको वापस बाय रिफंड का क्लेम नहीं करना है। सो दैट इज फॉर प्रोसीजरल कंप्लायंस और काफी सारे इन्वेस्टर्स के लिए वो चीज ईजी भी रहेगा। अब आप पैन कैसे चेक कर सकते हैं उसका भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि आप अपना पॉलिसी नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप एज ऑन द पर्टिकुलर डेट आप पॉलिसी होल्डर थे या कि पैन आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अब LIC IPO बाई कैसे कर सकते हैं? तो आप अपने NJ Wealth अकाउंट के थ्रू बाई कर सकते हैं। आपको लॉगिन ID पासवर्ड डालना है, देन उसमें ऑप्शन आता है ट्रांजैक्ट का। ट्रांजैक्ट के बाद एक कंप्लीट पूरा डैशबोर्ड है जहां पर आप अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रेडीमेड पोर्टफोलियोज और पब्लिक ऑफर में व्हेन यू विल गो देन इट विल आस्क पब्लिक ऑफर में क्लिक करेंगे, देन वहां पर आएगा आपका इक्विटी IPO के बाद जाने के बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। आप IPO में भी इक्विटी IPO, डेट IPO, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी लगा सकते हैं। तो आपको इक्विटी IPO पे क्लिक करना है। इक्विटी IPO पे क्लिक करने के बाद आपको आएगा कि यहाँ पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, आपको प्राइस बैंड पूरा दिखाएगा। देन आपको खाली लॉट साइज सेलेक्ट करना है, वेदर यू अप्लाई फॉर 1 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट लाइक दिस। देन आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन UPI ID कैन बी फोन पे, गूगल पे, भीम, वहां पर सबमिट करा। देन आपको UPI पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप नोटिफिकेशन अप्रूव करेंगे। देन एसबा के थ्रू, एसबा इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, वहां पर आपको अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो एसबा में ये अच्छा है, फीचर है कि आपका पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा। आपको शेयर्स अगर अलॉट हो गए तो आपके बैंक से पैसे डेबिट हो जाएंगे और शेयर्स क्रेडिट हो गए। अगर नहीं अलॉट हुए शेयर्स तो आपके सारे के सारे पैसे एग्जैक्ट अमाउंट आपको वापस आ जाएगा। प्लस इसी के थ्रू अगर आपको स्टॉक्स बाय सेल करना, आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स में जाके होल्डिंग रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि मेरे को कितने शेयर्स अलॉट हुए, या आप अपने पोर्टफोलियो में भी चेक कर सकते हैं। देन स्टॉक्स पे जाके आप ट्रांजैक्ट पे क्लिक करेंगे स्टॉक्स, अब यहाँ पर बाय सेल भी कर सकते हैं इसी आप यहीं पर ही। तो ये दूसरा है, आप अपने NJ Wealth मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। सेम ट्रांजैक्ट पे गए, पब्लिक ऑफर, इक्विटी IPO, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहीं पर जाके आप क्लिक करेंगे, अपना डीमैट अकाउंट वहीं से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं जिनके पास नहीं है। एंड देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर ऑल्सो। देन अदर वे ऑफ अप्लाइंग इज आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द NJ डीमैट डिटेल्स। वहाँ पर भी आपको, जैसे मैंने बताया, आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, रिटेल शेयर होल्डर जो भी कैटेगरी है। देन आपको कट ऑफ पे क्लिक करना है, जितने लॉट्स आपको अप्लाई करने हैं, यहाँ पर शेयर्स क्वांटिटी डालना है, अपना DP नेम होगा CDSL NSDL का, DP ID इज जस्ट लाइक NJ का, NJ इंडिया इन्वेस्ट, 16 डिजिट का डीमैट अकाउंट नंबर, प्रोसीड करा। देन आपको IPO जो है यहीं से डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। तो बेटर वुड बी टू अप्लाई बाय नेट बैंकिंग बिकॉज नेट बैंकिंग इज मोर फास्ट। यहाँ पर बस आपको अपना जो भी आपका बेनिफिशियरी ID नंबर है, NJ का डीमैट अकाउंट नंबर है 16 डिजिट का, आप वो डाल सकते हैं और फिर यहीं से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। देन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की कंपनी के पास 63249 मिलियन इक्विटी शेयर कैपिटल, नेट वर्थ इज 8230 करोड़ रुपीस, पॉलिसी होल्डर रेवेन्यू इज 5122,792 मिलियन। काफी बड़ा नंबर है। इसका डाइल्यूटेड अर्निंग और बेसिक डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर 4.7 है। वैसे तो हम इस टाइप की कंपनीज को EPS और PE रेशियो के टर्म से कम वैल्यू करते हैं बिकॉज इसके जो वैल्यूएशन करने का इंश्योरेंस कंपनी के लिए तरीका है दैट इज एम्बेडेड वैल्यू। एम्बेडेड वैल्यू मतलब
एडजस्टेड वैल्यू प्लस हमारे कंपनी के, मैं वो भी बताता हूँ आपको एम्बेडेड वैल्यू क्या होती है। एम्बेडेड वैल्यू इज एडजस्टेड नेटवर्थ प्लस वैल्यू ऑफ बिजनेस इन फोर्स, कि कंपनी कितना भविष्य में जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज जो भी हैं वो आगे के लिए कंटिन्यू होंगी, अगले 10 साल के लिए होंगी, 20 साल के लिए होंगी, उनका मोर्टालिटी रेट और काफ़ी स्टैंडर्ड टेबल होती है, उसको मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर आता है कि ये इतने साल चलेगी पॉलिसी प्लस कंपनी के लिए इतना बिजनेस जनरेट करके देगी, वो इसकी एम्बेडेड वैल्यू होती है। तो हम इसको एम्बेडेड वैल्यू टर्म्स में चेक करते हैं, ना कि हम पी और बाकी अर्निंग। नो डाउट वो मल्टीपल्स भी देखने होते हैं, बट एम्बेडेड वैल्यू इज अ बेटर फैक्टर। देन स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। आपको सबको पता है एक बड़ा ब्रांड नेम है, 40 लाख करोड़ के आसपास के एसेट्स मैनेज कर रहा है, प्लस इंडिया इज वेरी अंडर पेनिट्रेटेड, लोगों को इंश्योरेंस की नॉलेज कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये हमारे लिए सेफ्टी का लिए काम करता है कि अगर किसी कंपनी को, किसी पर्सन को कुछ हो जाता है तो उसकी बैलेंस शीट खराब हो जाती है, बट इंश्योरेंस कंपनी की बैलेंस शीट पे कोई नहीं आना, बिकॉज वो इसलिए क्या है, पर्सन को अपने हेजिंग करके करना चाहिए, रिस्क ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी पे। तो अभी इस चीज़ों का नॉलेज इंडिया में कम है, तो अभी अंडर पेनिट्रेशन, जैसे जैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन हो रही है तो जैसे जैसे लोग इंश्योरेंस ज़्यादा ले रहे हैं। तो अब LIC के पास 64% ऑफ द बिजनेस शेयर है पूरी मार्केट का, और प्लस उसके पास पोटेंशियल है टू बी अ पार्ट ऑफ सेंसेक्स और निफ्टी, इतनी बड़ी साइज है, तो उस कंपनी का पार्ट होने का भी बिल्कुल उसका पार्ट होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देन वीकनेस या कंसर्न्स क्या है कि अभी गवर्नमेंट 3.5% शेयर्स ऑफलोड कर रही है। अगर आपको पता हो कि जनरली क्या होता है कि अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर लिस्ट हो रखी है तो उसको टाइमलाइंस मिलती हैं कि आपको अपना मैनेजमेंट स्पेशल रिजोल्यूशन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि 75% से ज़्यादा पब्लिक शेयर होल्डिंग, प्राइवेट शेयर होल्ड, प्रमोटर शेयर होल्डिंग नहीं हो सकती, प्रमोटर शेयर होल्डिंग। तो इसलिए क्या है, बाद में उनको शेयर्स अपने कम करने पड़ेंगे। तो नो डाउट पब्लिक PSU कंपनी के थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है, बट उससे बाद में सेलिंग थोड़ी बहुत आ सकती है। बट अब इंडिया की डिपेंडेंसी वैसा नहीं है कि जैसे मैं 2008 की बात करता हूँ कि FIIs ने सेलिंग करी और इंडिया का मार्केट नीचे आ गया, बट आज की डेट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा है कि छोटी मोटी सेलिंग से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नो, और प्लस कुछ और मैं बात करूँगा कि प्राइवेट कंपनी से भी इनको डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है इनका, थोड़ा सा नो डाउट मार्केट शेयर ओवर द पीरियड कम हुआ है, क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने भी विद गुड पॉलिसीज अपना शेयर एक्वायर करा है, जो कि कंपनीज ने अट्रैक्ट करा है, जिसको प्राइवेट कंपनीज से भी लोगों ने काफ़ी पॉलिसीज ली हैं। देन अगर LIC ब्रांड अपना मेंटेन नहीं कर पाती है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में डिप आ सकता है। देन एम्बेडेड वैल्यू और परसिस्टेंसी रेशियो होता है कि कंपनी ने कितने साल तक का एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पॉलिसी चला रहे हैं। मतलब अगर किसी ने आज की डेट में पॉलिसी ली तो 80% लोगों ने 1 साल तक, 85% लोगों ने भी 1 साल तक पॉलिसी कंटिन्यू करी, 65% जो है 5 साल से ज़्यादा कंटिन्यू करी। तो जितना ज़्यादा परसिस्टेंसी अच्छा होगा उतना ज़्यादा कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा। तो इंडिया में अभी भी परसिस्टेंसी कम है वर्सेस अगर मैं फॉरेन प्लेयर्स की बात करूं तो वहां पर लोग जो ज़्यादा साल तक कंटिन्यू करते हैं, वैसे इंडिया में पहले ही वो ड्रॉप कर देते हैं। देन लॉस ऑफ कस्टमर्स और बाकी सारी चीज़ों का मिस्टेनियस इम्पैक्ट हो सकता है। प्लस एक चीज़ और बहुत बड़ी रहती है, जो कि अगर आप बात करते हैं, अगर जापान ऐसा, वहाँ आपको पता होगा कि बहुत कम इंटरेस्ट रेट है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जहाँ निगेटिव इंटरेस्ट रेट्स है, तो वहाँ पर इन सारी कंपनीज के इतना पैसा आया, इतना बल्क ऑफ अमाउंट आया, बट अगर इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया, तो मतलब री इन्वेस्टमेंट रिस्क हो गया, कंपनी उतना रिटर्न नहीं बना पा रही अपनी एसेट्स पे, उसका एग्जिस्टिंग जो एडमिन कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो तो बढ़ता जा रहा है, स्टैग्नेंट है, बट अगर इनकम कम हो गया तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत इंपैक्ट आ सकता है। तो अभी ऐसा इंडिया में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, बट फॉर अ कंसर्न, जैसे मैं वो बता रहा हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी में ये एक भी फैक्टर होता है। तो अमंग्स अगर हम बाकी ग्लोबल इंश्योरेंस का कंपेयर करें तो उनका मार्केट शेयर 20%, 30% से ज़्यादा नहीं है एक इंश्योर। तो मैंने कंपनीज ली हैं US, चाइना, जापान, US, साउथ कोरिया, मलेशिया, इन सब में। तो इंडिया ही एक ऐसा कंपनी है जिसमें एक ही कंपनी के पास 64% ऑफ द मार्केट शेयर, तो बहुत बड़ा डोमिनेंस है LIC का। उसका नेक्स्ट जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है SBI, उसके पास 8% ही शेयर है। देन वैल्यूएशन में एक जो मेरे को देखें यहाँ कि मैंने 3 साल के वैल्यूएशन, 3 पीरियड्स के वैल्यूएशन कंपेयर करें, मार्च 21 एंड सितंबर 21, तो आप देखेंगे एम्बेडेड वैल्यू जो बोला एडजस्टेड नेटवर्थ प्लस वैल्यू ऑफ बिजनेस इन फोर्स, एग्जिस्टेड नेटवर्थ प्लस भविष्य में जो पैसे कमाने वाले हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसीज और इन सब से। तो इसकी पहले वैल्यू कितनी थी, 46,000 करोड़, ये एक साल में डबल हो गई 95,000 करोड़, और जब इसका IPO प्लानिंग हुआ उस टाइम में इसकी एम्बेडेड वैल्यू कितनी होगी, 5,39,000 करोड़। तो यहाँ पर एक रेड फ्लैग भी डाल रखा है कि इतनी ज़्यादा
6 महीने के अंदर ही वैल्यू डराइव हो जाना, बिकॉज एम्बेडेड वैल्यू और मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू का बहुत बड़ा रिलेटिव फैक्टर है, बिकॉज इसी से तो हम कंपनी वैल्यूएशन कर रहे हैं कि HDFC का कितना है, SBI का कितना है, LIC का कितना है, तो यही वैल्यू 5.5 गुना बढ़ गया, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें जो चेंज हुआ है उसमें पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस क्या होता है, कुछ पार्टिसिपेटिंग वाली पॉलिसीज होती है, कुछ नॉन पार्टिसिपेटिंग में एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स को भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उस वजह से बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से ये आया। प्लस LIC एक्ट में भी चेंजेस हुआ था, गवर्नमेंट ने कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज में भी इन सब में चेंजेस किया है, जिसकी वजह से नंबर इतना बड़ा दिख रहा है आपको। जो मैंने यही बात करी, फंड स्ट्रक्चर LIC एक्ट में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेटिंग अदर बिजनेसेस में भी यहाँ पर चेंजेस आए हैं। देन एंकर बुक में सब्सक्रिप्शन LIC को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, इसकी बहुत बड़े बिग फंड हाउसेस HDFC, आदित्य बिरला, एक्सिस, निपॉन, UTI और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, देन BNP इन्वेस्टमेंट्स और कुछ फॉरेन फंड्स हैं जिसने अच्छा पार्टिसिपेशन लिया है और ओवर सब्सक्राइब भी हुआ है। एंकर बुक 5,000 करोड़ प्लस उसमें इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। एंकर बुक क्या होता है, एंकर जैसे अपना 4 तारीख को IPO ओपन हो रहा है, एंकर बुक उससे पहले होता है, बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स उसमें अप्लाई करते हैं। देन वैल्यूएशन की हम बात करें तो वैल्यूएशन में मैंने ग्लोबल कंपनीज में अगर हम देखेंगे तो एवरेज आप देखोगे किसी का है प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू, मतलब मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एम्बेडेड वैल्यू, तो इसमें क्या बोलते हैं, लोअर द बेटर, कि जिसका जितना कम है मतलब माल मेरे को उतना सस्ता मिल रहा है। तो 1.5, 1.5, 1.8, 1.0 तो सबसे कम है चाइना की लाइफ इंश्योरेंस वाला, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अदरवाइज एवरेज है 1.17। LIC का IPO आ रहा है 1.1, तो 1.1 में आ रहा है, तो मतलब मैं इसको बोलूंगा ग्लोबल पीयर्स के अकॉर्डिंग LIC का वैल्यूएशन एक रीजनेबल वैल्यूएशन, प्रोवाइडेड कि जो 5 लाख करोड़ का एम्बेडेड वैल्यू है वो करेक्ट है, वो एक बहुत बड़ा नंबर है। पी रेशियो में कितना आ रहा है इनका, पी 5, 8, 15, 129, 5, 8, 15 इस टाइप से इनका पी आ रहा है। जैसे पी अगर मैं बात करूं इंडियन कंपनी से कंपेयर करता हूं, तो इंडियन कंपनी में अगर आप कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर देख रहा होगा उसको लगेगा मेरा पी 200 का है, 200 का पी इज वेरी 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 हाई, क्योंकि एटली इंडियन कंपनीज अगर PSUs को हम लोअर पी अलॉट करते हैं नियर अबाउट 10 to 20, 10 to 15 है, 15 अगर मैं एवरेज बोलता हूँ, तो वहाँ के कंपेरिजन 200 का पी बहुत ज़्यादा है, बट ये वैल्यूएशन क्राइटेरिया परफेक्ट नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो यहाँ पर एम्बेडेड वैल्यू इज अ बेटर फीचर, तो एम्बेडेड वैल्यू इज 1.1 के आसपास। पी में बात करता हूँ 4.7 EPS है 4.7, LIC का, SBI का 14, HDFC का 6 एंड ICICI का 6.66। तो मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू इज 1.1 LIC का, SBI का 3.7, HDFC 3.9, 2.49। तो अगर आप देखेंगे वर्सेस ग्लोबल कंपनीज, इंडिया की कंपनी का एम्बेडेड वैल्यू प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है। क्यों? मार्केट इसलिए ज्यादा डिस्काउंट ज्यादा वैल्यूएशन दे रहा है बिकॉज उसको पता है इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज्यादा है, कि लोग अंडर पेनिट्रेट है। जब लोगों को पता चलेगा कि इंश्योरेंस कराने से हमारा ही बेनिफिट है, कि अपना ही फायदा हो रहा है, एटलीस्ट कि मैंने अपने आप को हेज कर लिया, प्रोटेक्शन कर लिया अपने आप को। प्लस इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम बात करते हैं कि अपना सेफ्टी वाला पोर्टफोलियो भी होना चाहिए, कुछ गारंटीड इनकम वाला, कुछ इक्विटी, कुछ म्यूचुअल फंड्स। तो उस टाइप से जैसे जैसे लोगों के बीच में नॉलेज बढ़ रहा है तो वो लोग ज्यादा करा रहे हैं, तो इसलिए इनका बिजनेस भी डेफिनेटली ग्रो होगा। तो वर्सेस अगर मैं बात करूं इंडिया के प्लेयर्स से भी, तब भी यहाँ पर मेरे को अच्छा वैल्यूएशन गैप मिल रहा। अगर यही IPO मेरा 2200 रुपए में आया होता तो बहुत ही ओवर वैल्यूड होता उस सिनेरियो, बट अब गवर्नमेंट ने 900 रुपए का लिया है, प्लस 949 का, प्लस रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए और भी क्वेश्चन है कुछ इसका, तो ये बेटर ऑप्शन है उनके लिए। ये मैंने प्लस अगर मैं वैसे बात करूं तो ओवरऑल वैल्यूएशन जो है रीजनेबल वैल्यूएशंस हैं। वैसे मैं डिस्क्लेमर वापस देना चाहूंगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड RHP केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, कि आपको अपने रिस्क रिटर्न एपेटाइट वाइज ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली नाम है तो मैं इसको डालना है, आपको पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, इक्विटी, डेट, बॉन्ड, इन सारी चीज़ों में। तो डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली टूल जिससे हम बच सकते हैं। प्लस अगर आप खाली सी LIC के देख रहे हैं तो वैल्यूएशन रीजनेबल है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाइज, एक रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो आपको लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म में पैसा बन गया तो बहुत अच्छा है। तो वैल्यूएशन ओवरऑल रीजनेबल है ड्यू टू ग्लोबल कंसर्न और ऑल। तो वैसे वैल्यूएशन जो है रीजनेबल ही मैं बोलूँगा, तो लॉन्ग टर्म और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है। एंड प्लस आप रिस्क रिटर्न एपेटाइट लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, शॉर्ट टर्म में पैसा बन गया तो वेल एंड गुड। और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना है, कि थोड़ा पैसा सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में डालें, म्यूचुअल फंड्स का SIP भी स्टार्ट करें बॉन्ड्स में, तो उससे क्या होगा,
अगर एक एसेट क्लास में नहीं तो मेरे को दूसरे एसेट क्लास में अच्छा रिटर्न बन जाएगा। देन LIC भी जो है, अगर मैं बात करता हूँ टॉप 10 कंपनीज के बारे में, तो रिलायंस का मार्केट कैप है $245 बिलियन, TCS का 169, HDFC का 102, एंड तो LIC का जो आ रहा है रिलायंस की आज के डेट में INR टर्म्स में इट्स 18 लाख करोड़ के आसपास, TCS का इज 12.9 एंड HDFC का 7 लाख करोड़। तो IC जो जब अपना जो आ रहा है LIC वाला, तो दैट इट विल फॉल इन बिटवीन दो, तो इंडिया की टॉप 5 टॉप 6 कंपनीज के बीच में LIC रहने वाला है, प्लस सेंसेक्स का पार्ट्स भी हो सकता है आगे चल के। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड कंपनी फॉर अ लॉन्गर टर्म। इंडिया की बहुत सारी इसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो वही रहेगा कि लॉन्ग टर्म पॉइंट्स ऑफ व्यू से लगाएं और अपना रिस्क रिटर्न फॉलो करके ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। एंड आपको कुछ और भी टॉपिक्स हैं, आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, आपको कुछ और भी टॉपिक्स के बारे में कुछ पूछना है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।